एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कन्वर्सेशन। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर आदित्य खेमका। ही इज फंड मैनेजर इन क्वेड एसेट मैनेजमेंट। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर खेमका एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। Good afternoon, Gitu, and thanks for having me. प्लेजर सर। सर पहले बाजारों की बात करते हैं। मिलियन डॉलर क्वेश्चन दिस टाइम इज कि आज की करेक्शन के बाद अगर देखें तो ये है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। द पोजीशंस दैट आर हेल्ड बाय मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, जब भी पैनिक पहले जमाने में हुआ करता था तो लोग दे यूज्ड टू मूव आउट ऑफ मार्केट्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पैनिक है और किसी भी स्टॉक का में शार्प करेक्शन देखने को मिल रही है, दे आर रेडी टू बाय द डिप्स। क्या ये मार्केट अभी भी आपको लगता है कि ऊपर के स्तरों की तरफ ही जाएगा, या फिर आपको लगता है कि करेक्शंस और हेल्दी करेक्शन शुड हैपन? So, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो markets generally follow earnings and economy. So market is a reflection of how your economy is growing and how earnings are panning out. So if that is going to be the case, तो मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 साल में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी हायर सिंगल डिजिट्स, रियल ग्रोथ रेट। सो एंड हम ऑलरेडी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, इंडिया के अलावा उनके पास विकल्प बहुत कम है, जहां वो पैसा डाल सकते हैं आज के टाइम में। एंड उसके नजरिए से अगर आप ये भी देखेंगे तो हेल्दी करेक्शन ड्यू होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। करेक्शंस आर हेल्दी, करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एसेट्स टू मूव फ्रॉम वीकर हैंड्स टू स्ट्रॉन्गर हैंड्स। एंड ऐसा करेक्शन टाइम टाइम पे आता रहता है और आता रहेगा। व्हाट डिफिकल्टी क्या होती है कि आप उस करेक्शन के एंटिसिपेशन में मार्केट से निकल जाते हैं। नाउ व्हेन यू डू दैट एंड मार्केट कंटिन्यूज टू रैली, तो फोमो होता है एंड देन फिर आप गलत लेवल्स पे घुस के अपना नुकसान भी करते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से अगले 6 से 12 महीने के अंदर अंदर हमें एक अच्छा हेल्दी करेक्शन दिखना चाहिए। ये जो एक क्वेश्चन है लिक्विडिटी का, जो लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी आ रही है इसलिए मार्केट चल रहा है, डिप्स आर बीइंग बॉट, ये बिल्कुल सही है, लिक्विडिटी है मार्केट में, बट इसमें गलती कहीं ना कहीं बैंक्स की भी है। आप देखें, एक एंड पे बैंक्स बोल रहे हैं कि हम लोन ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं। दूसरे एंड पे इक्विटी इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी सरप्लस है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ रही है इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा। ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली कोरिलेटेड है। बैंक्स के जो एसेट साइड है वो रेपो रेट लिंक्ड है। रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक आपका लोन रेट बढ़ा देता है, यू हैव टू पे हायर ईएमआईज। लेकिन बैंक्स की जो डिपॉजिट्स है वो आरआरएल लिंक नहीं है। तो यानी कि अगर मैं 3 साल पहले 3.5% अपने सेविंग्स अकाउंट में कमा रहा था, मैं आज भी 3.5% ही कमा रहा हूँ सेविंग्स अकाउंट में। लेकिन मैं 3 साल पहले होम लोन पे 7% दे रहा था, आज मैं होम लोन पे 9.5% दे रहा हूँ। तो ये तो इनजस्टिस किया है बैंक्स ने एक तरीके से, या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनको अलाउ करता है ये इनजस्टिस करना to their customers, and now the customers are responding to the injustice. They are saying, why should I give you money at 7% FD and post tax will become like more like 5%, and why not I invest in equity markets जिनका 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड डबल डिजिट रिटर्न्स का है। तो I think it's a conglomeration of these factors that the liquidity is surplus. It is likely to remain surplus unless things change. But liquidity does not guarantee absence of correction. Liquidity guarantees probably to an extent that market will have depth. If you would want to sell, you'll be able to sell. If you will want to buy, you'll be able to buy. That's what liquidity guarantees. Liquidity doesn't guarantee direction. जी, ये जो बैंक्स का आपने कहा, तो हम पिछले हफ्ते हमने एक स्टेटमेंट भी फ्रॉम द एमडी ऑफ अ टॉप रेटेड बैंक, आई मीन द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री, सेइंग दैट अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन होती है तो बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। एंड यू राइटली सेड ऐसा नहीं है। देयर आर सम थिंग्स दैट बैंक्स नीड टू चेंज एक्चुअली टू अट्रैक्ट डिपॉजिट्स। जो करंट सिनेरियो है सर मार्केट का, उसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही है। देयर इज जियोपॉलिटिकल टेंशन विच उसमें हम फिर भी खड़े हैं ऊपर की तरफ। रिसेशन फेयर्स इन यूएस, इंटरेस्ट रेट रिवर्सल साइकिल विच इज ऑन द ऑफिंग एंड फेड की बैठक का इंतजार है। And then inflation trajectory, which is some of cooling off. Monsoons काफी अच्छे हमारे रहे। इस बीच में हमारे बाजार थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं, मतलब किस पे रिएक्ट करना है हमको। तो ऐसे में which are the sectors that you think should stay strong as far as the earnings are concerned? Because अभी earnings की हम moderation की बात भी कर रहे हैं। So कौन से ऐसे sectors हैं जहां पे आपको लगता है कि earnings will stay strong, and those are the sectors that one should be really looking at? So from my perspective again, we feel जहां भी consumption में discretion नहीं है, those sectors will probably do better compared to others. See, जब global war होता है या global geopolitical conflicts होते हैं जैसे हम देख रहे हैं,
इसका एक नेट रिजल्ट क्या आता है? सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो क्या होता है? कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स गिर जाती है। दैट इज वाई पीपल जनरली फियर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हम्म, कॉन्फ्लिक्ट, राइट? बट अभी हमने रिसेंटली ये देखा है कि डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमीज हैव नॉट बीन एज डिस्टर्ब्ड, या राइट, supply chains have actually been able to work around the geopolitical conflict to ensure that inflation remains low, which is unique. I don't think it has happened in the past. Generally मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाती हैं। इस बार देखो आप, जी, oil prices ने स्पाइक नहीं किया है डिस्पाइट वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन मिडिल ईस्ट। राइट, सिमिलरली आप देखोगे रशिया यूक्रेन के बीच में तो आइडियली फूड प्राइसेस वुड हैव गॉन अप। आई मीन रशिया यूक्रेन आई थिंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ व्हीट ग्लोबली, बट नहीं हुआ। So I think this time around, economies have done fairly well to diversify away from the conflict zones to ensure that supply chain remains more or less robust, which is why some of these sectors are not getting impacted. But does that mean they will not get impacted if the war situation further escalates or the conflicts further escalate? There is no guarantee of that. Hence, if you are an investor and if you are willing to put your money to work today in equities, हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा आप वहां पैसे डालो जहां पे कंजम्पशन पे डिस्कशन नहीं है। एग्जांपल्स देता हूँ, कंज्यूमर स्टेपल्स एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से हेल्थ केयर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका इकोनॉमी कुछ भी हो, इन्फ्लेशन कुछ भी हो, यू कांट अवॉइड, यू हैव टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज ये नीड है, ये नेसेसिटी है, ये डिजायर नहीं है, राइट? ऑन दी अदर हैंड, इफ यू सी व्हाट स्टॉक्स हैव डन वेल एंड व्हाट सेगमेंट्स हैव डन वेल इन द पास्ट 2-3 years, तो आप देखेंगे लग्जरी वॉचेस, लग्जरी कार्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, दीज हैव डन फिनोमिनली वेल, राइट? तो ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। This might change in the coming श्योर, 2-3 years if there is any shock, global shock. आपने एक और पॉइंट पूछा मुझसे ऑन दैट, इट वाज अबाउट, एक तो ये आपने पूछा था डिस्क्रिशनरी, सॉरी गीतू आई फॉरगेट, आपने एक और पॉइंट बोला था ऑन also what the interest rate reversal, how is it going to impact? इंटरेस्ट रेट रिवर्सल। यस, सो आईटी फॉर इंस्टेंस एक ऐसा सेक्टर है जो इंटरेस्ट रेट रिवर्सल या यूएस का रिसेशन का जो फियर आप बोल रहे हैं, वहां पे सी द फेड हैज ऑलरेडी गाइडेड दैट दे विल वेरी लाइकली कट रेट्स इन सितंबर, राइट? जी, नाउ एक रेट कट करे, दो करें इन द नेक्स्ट 12 months, वी डोंट नो एंड वी आर नॉट बॉदर्ड। बट आप जो बोल रहे हैं रिसेशन का फियर, वो हम नहीं मान रहे हैं कि रिसेशन होगा, बिकॉज सी जब ओके, यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट 0% से 5.5 किए, रिसेशन जब अगर आना होता तो उसी टाइम में आ सकता था, और उस टाइम पे आया भी था। 1-2 क्वार्टर यूएस जीडीपी हैड कॉन्ट्रैक्टेड। जी, Technically speaking, recession is 2 consecutive quarters of GDP contraction, which US had shown in those times जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, बट वो 2 क्वार्टर के बाद वापस जीडीपी पॉजिटिव हो गया था। तो एक ब्रीफ सॉर्ट ऑफ एक रिसेशनरी फेज दिखा, फिर वो चला गया। अब क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप 5.5% इंटरेस्ट रेट है, इफ देयर इज एनी साइन इन द यूएस ऑफ अ रिसेशन, स्पेशली इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, देन द फेड विल बी वेरी वेरी स्टेडफास्ट इन कटिंग रेट्स। तो वो रेट कट कर देंगे, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देंगे, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट यूएस विल एक्चुअली स्टार्ट एक्सपैंडिंग एज इकोनॉमी रादर देन कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड रिसेशन की जगह एक्चुअली ग्रोथ आएगा। ओके, In that regards, IT seems to be a good pocket to be presented because IT की ओके, majority earning profile US spending से आती है, and अगर US में rate cuts होते हैं, liquidity improve होता है, very likely IT companies will be the largest beneficiary of that. आदित्य सर, आपने हेल्थ केयर सेगमेंट की बात की एंड यू आर एन एक्सपर्ट वॉइस ऑन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बड़े कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, जो एक आम आदमी समझ नहीं पाता, बिकॉज टू मेनी वर्टिकल्स। हेल्थ केयर में प्योर हॉस्पिटल कंपनीज भी लिस्टेड है, डायग्नोस्टिक कंपनीज भी लिस्टेड है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स भी लिस्टेड है, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर आपको इस समय कैसा लग रहा है? और हेल्थ केयर सेक्टर में अगर शुड वी फोकस ऑन डोमेस्टिक स्टोरीज मोर, or something like the companies which are more focused on exports? And if you want to select between diagnostic or hospitals में, तो क्या बेहतर? Sure. सो हेल्थ केयर को 5 बकेट में डिस्कस करते हैं, बिकॉज एक्चुअली हेल्थ केयर एक बकेट नहीं है, 5 बकेट है। 3 के नाम तो आपने ले लिए, बट फार्मास्यूटिकल के भी 3 बकेट है। सो हॉस्पिटल एक बकेट है, डायग्नोस्टिक एक बकेट है, एंड फार्मा का अपने आप में 3 बकेट है। एक बकेट है फार्मा में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसा आपने बोला। सेकंड है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज है। थर्ड है जो एपीआई सीडीएमओ प्लेयर्स हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो अगर मैं पांचों बकेट पे मैं 2-2 मिनट स्पेंड करूंगा। सी बेसिकली जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, मेजोरिटी उनका एक्सपोर्ट जाता है यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स में। ये जो मार्केट्स है ना, ये अनब्रांडेड जेनरिक मार्केट्स हैं। अनब्रांडेड जेनरिक का मतलब क्या है? अगर इन मार्केट में कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मानो उसको फीवर है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है पैरासीटामोल, फिर वो फार्मेसी में चलता है, बोलता है भैया मुझे पैरासीटामोल दीजिए।
फार्मासिस्ट बोलता है हमारे पास सन का भी पैरासिटामोल है, जाइडस का भी है, रेड्डी का भी है, लुपिन का भी है, आपको कौन सा चाहिए? तो इनवेरिएबली वो क्या बोलेगा कि मुझे आप जो सस्ता है वो दे दीजिए। तो ये जो बिजनेस मॉडल है अगर आप समझेंगे तो बिकॉज प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बिटवीन द कस्टमर द प्रोड्यूसर्स, इट इज अ Mhm. कमोडिटी बिजनेस मॉडल. What sells the product here is the price of the product rather than who has manufactured the product or where it is available, right? Okay. The price Okay. determines, which is what happens in any commodity, right? किसी भी Mhm. commodity product में the price determines whether which manufacturer ends up selling the product. जी. Now, in a commodity market, when do you make money? When demand is higher than supply, because then you can price your product higher, your margins can be good. Right. Right. बट अभी इन मार्केट्स में सिचुएशन क्या है कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो प्राइस वॉर्स होते हैं रादर देन प्राइस एस्केलेशंस, एंड प्राइस वॉर्स में बेसिकली नोबडी मेक्स मनी. तो इट इज अबाउट सर्वाइवल. तो ये एक बकेट है जो हम अभी इग्नोर करते हैं. इस बकेट में एज इन्वेस्टर्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड. वी विल बी इंटरेस्टेड एट सम पॉइंट इफ सप्लाई बिकम्स लोअर देन डिमांड, बट टिल द पॉइंट इन टाइम सप्लाई इज एक्सीडिंग डिमांड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट. अब आते हैं सेकंड बकेट में जो कि है इंडिया फोकस कंपनीज. तो सेम एग्जांपल लेते हैं, पेशेंट को फीवर है, वो डॉक्टर के जाता है. इंडिया में पैरासिटामोल नहीं लिखता डॉक्टर, डॉक्टर लिखता है क्रोसिन, राइट, या डोलो या कैलपॉल जो भी. और आप फार्मेसी से जाते हो, आप बोलते हो भैया डोलो दो, राइट. आप दाम नहीं पूछते, फार्मेसी जितना बोलता है पैसा दे देते हो. तो So, आप मुझे बताइए गीतू, आपके घर में किसी को फीवर होता है, आप लोग कौन सा ब्रांड खरीदते हैं इनमें से? paracetamol, Crocin. क्रोसिन खरीदते हैं. क्रोसिन का एक जी. पत्ता का दाम क्या है गीतू? Must be around 20 to 25 rupees, not more than that. स्लाइटली मोर देन दैट, बट द पॉइंट इज कि ये आपको Okay. याद नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जी. राइट. वो जी. क्रोसिन है, ये इंपॉर्टेंट है. वो 25 रुपए का है कि 40, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. Very तो true. ये आप समझिए इस बिजनेस मॉडल को. जो अनब्रांडेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है वहां प्रोडक्ट दाम से बिकता है. जो ब्रांडेड जेनरिक डोमेस्टिक बिजनेस मॉडल है यहाँ प्रोडक्ट नाम से बिकता है. तो जब प्रोडक्ट नाम से बिकता है, अगर आपका प्रोडक्ट का नाम बड़ा है, यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट एज यू विश एंड पीपल विल पे. आप क्रोसिन 40 का बेच लो, आप 60 का बेच लो, आप 20 का बेच लो, आपको वॉल्यूम्स वही मिलने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर लिखेगा तो पेशेंट तो क्रोसिन ही लेगा, राइट. तो हमें इसलिए ब्रांडेड जेनरिक कंपनीज पसंद है, क्योंकि अगर आपके पास प्राइसिंग पावर है तो आप एसेट इंटेंसिटी कम कर देते हो. सी स्टॉक्स के लिए, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटर्न ऑन इक्विटी के दो भाग होते हैं, विच इज प्रॉफिट एट द टॉप, जो बेसिकली आपके मार्जिन से डिक्टेट होता है, और नीचे होता है अमाउंट ऑफ इक्विटी, जो बेसिकली आपके एसेट इंटेंसिटी से डिक्टेट होता है. तो अगर आप अनब्रांडेड में सोचेंगे, बिकॉज सप्लाई इज एक्सीडिंग डिमांड, आपका मार्जिन कम है, बट बिकॉज मार्जिन कम है, बिकॉज आपको प्राइसिंग कम रखनी है, आप एसेट ज्यादा डिप्लॉय करते हो सो दैट यू कैन डू एवरीथिंग, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आईटी, एचआर, सब इन हाउस करना पड़ेगा. तब जाके आप जितना मार्जिन सेव करोगे वो आपको कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना प्राइस कम रख पाओगे. बट वही अगर आप ब्रांडेड जेनरिक के कॉन्सेप्ट में सोचेंगे, बिकॉज यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट टू द लेवल यू वांट, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन हाउस, यू कैन आउटसोर्स ईच एंड एवरीथिंग. तो आपका मार्जिन हायर है और आपका एसेट इंटेंसिटी लो है, दैट्स अ हाई आरओई बिजनेस. यहाँ पे आपका अनब्रांडेड में मार्जिन लो है और एसेट इंटेंसिटी हाई है, दैट्स अ वेरी लो आरओई बिजनेस. That is why you will see only in the pharma sector, one of the largest pharma companies listed in India currently has an ROE of 16%. I will not name the company, it is the largest market cap pharma company listed in India. उनका ROE 16% है. और हमारा जो टॉप पोजीशन है, it is a company called RPG Life Sciences, they do mostly India business, उनका ROE 35% है. And RPG is 1/60 the size of the largest pharma company. 1/60. So they're only 1.5% of the size of the largest pharma. तो अपना नॉर्मल इन्वेस्टर लॉजिक क्या बोलता है? द बिगर द कंपनी द हायर द आरओई. Yeah. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, राइट. Scale. दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस. बिजनेस मॉडल ही अलग है. तो यू जस्ट बिकॉज फार्मा है तो सारे फार्मा एक है? नो. स्टील है तो सारा स्टील एक है, कॉपर है तो Right. सारा कॉपर एक है, बट फार्मा में सारा फार्मा एक नहीं है, right? So that is second bucket and we really like this bucket. The third bucket is the CDMO API bucket, where basically क्या हो रहा है, चाइना आज 80 से 90% जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ग्लोबली, उसमें चाइना इज द बैक एंड सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल. नाउ टेल मी समथिंग गीतू, कोविड में विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ वैक्सीन? I think it was US. Okay, India. नहीं, इट वाज चाइना. China developed the first vaccine, it was called Sinovac. Now, why do you not Okay. know that? Why do you not know that? Because they never sold it to anybody outside. They only sold it inside their country. So, what happened was,
China gave COVID to the world, probably. That is the narrative. Whether we believe it or not is our choice, but that is the narrative. They knew the genome of the virus. So they were the first to create an antidote or a vaccine, because you understand the animal. So to how to kill the animal, you know how to make the weapon, which is the vaccine, right? So they were the first to come out with the vaccine. The entire world told China that, look, you are the first to come out with a vaccine. We understand that because you were the one who gave us the disease. Please give us the vaccine. China said no. China said, I will first give the vaccine to each and every civilian in my country. When I'm done, then I will export the vaccine. India was the third country to develop a vaccine. It was after China, it was UK. After UK, it was India, right? And India was the first country and probably the only country to not just export the vaccine, but to gift the vaccine. We gifted it. We did not charge for it. And whom did we gift it to? Maldives, Pakistan, Nepal, Bangladesh, African countries which had less money and we didn't want money from them. So this created a huge geopolitical dividend for India, right? And आज जब वेस्टर्न कंट्रीज अपना इंटरनली दे आर इवैल्यूएटिंग, वो अपना खुद का हेल्थ केयर इकोसिस्टम इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि यार हमारी 80-90% दवाइयों का मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाइना है. तो आज उनको डर लग रहा है कि कल इफ जियोपॉलिटिकली सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब है, कल अगर हम और चाइना वॉर पे चले गए, व्हाट डज चाइना नीड टू डू टू किल अमेरिकन सिटीजन? It doesn't need to pick a gun. It just needs to stop selling medicine. Khatam. Just weaponize medicine. The way they weaponize COVID, they will weaponize medicine. खत्म. मेरा पेशेंट तो मर जाएगा. अगर बीपी के पेशेंट को बीपी की दवाई नहीं मिलेगी 10 दिन तक, he'll die. अगर डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन नहीं मिलेगी 10 दिन तक, he'll die. Right? तो उनको डर लग रहा है. They're scared. And now they want to develop an alternate vendors ecosystem. So that, and that too in a geopolitically friendly country, so that tomorrow if China defaults on the promise of supplying raw material, there is another country that can give them that. That is where Indian pharma companies step in. That is where the CDMO and the API companies step in. That is where US is this week going to pass the Biosecure Act. The Biosecure Act is basically an act which the government is passing to encourage its industry to diversify away from China. It is the first act in the world of its own, in its type, where you're actively discouraging an industry to buy materials from a particular country, right? So that is where the API CDMO industry is very, very interesting to us. I think it's a mega trend. It will play out. Obviously, देखो China करोड़ों टन बनाता है माल, तो आप ओवरनाइट शिफ्ट नहीं कर सकते. एंड फार्मास्यूटिकल है तो आपको बहुत टाइम लगेगा टू डू द रेगुलेटरी फाइलिंग्स एंड ऑल दैट, बट इट्स अ ट्रेंड दैट हैज स्टार्टेड. It's a trend that will last. Right? So we love this kind of companies. Obviously, we are selective on valuations and the type of managements we onboard, but fact is we evaluate all companies that are present in this bucket. चौथा इंडस्ट्री जो आपने बोला, हॉस्पिटल, राइट? सो अभी हम सबसे ज्यादा फेवर क्या कर रहे हैं? अभी हम सबसे ज्यादा फेवर ब्रांडेड जेनरिक्स को कर रहे हैं, बिकॉज वो एवरग्रीन बिजनेस है, उसमें कभी कुछ होता नहीं. सेकंड हाईएस्ट फेवर हमारा एपीआई इंडस्ट्री को है, सीडीएमओ इंडस्ट्री को, क्योंकि यहाँ ये बायोसिक्योर एक्ट एंड चाइना +1 चल रहा है. फिर हम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स में वी आर इनडिफरेंट. वी आर हाई होल्डर्स इन बोथ बिकॉज वी डोंट होल्ड अनब्रांडेड. हमारे पास इतना ज्यादा सरप्लस वेटेज बच जाता है कि वी आर एबल टू बाई ऑल अदर 4 इन इनफ क्वांटिटी, राइट? तो हॉस्पिटल्स में आई थिंक आप मेरे से एग्री करेंगे गीतू, ये दुनिया का अकेला बिजनेस है जहां पे सेलर बायर को बताता है आप क्या खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे, कितने रात तक खरीदेंगे और अगली बार खरीदने कब आएंगे. You tell me another business where the seller has the ability to dictate these terms to the buyer. और जब तक आप पैसा नहीं देंगे आप डिस्चार्ज नहीं होंगे. सो रिसीवेबल्स आर जीरो. डिस्चार्ज कर पैसे लिए बिना डिस्चार्ज ही नहीं करूंगा. रिसीवेबल्स आर जीरो. वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है. तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि EBITDA अगर 100 करोड़ से ग्रो करता है, कैश फ्लो 120 करोड़ आता है. फार्मा में चाहे कोई भी फार्मा हो, EBITDA अगर 100 करोड़ ग्रो करेगा 70-80 करोड़ का कैश फ्लो आएगा. हॉस्पिटल में EBITDA 100 करोड़ ग्रो करेगा, कैश फ्लो 120 करोड़ आता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैश देता है, लेता नहीं है. फार्मा में वर्किंग कैपिटल कैश देता है, राइट? इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस. इट्स अ बिजनेस ऑफ अमेजिंग बार्गेनिंग पावर. द सेलर हैज एज मच बार्गेनिंग पावर एज ही पोटेंशियली हैज, राइट? एंड इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस. ऑब्वियसली वैल्यूएशंस कई सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स के थोड़े से मैडनेस जोन में चले गए हैं. सो वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स वी बाय, एट व्हाट वैल्यूएशंस वी बाय. But we really like the business model. It's a great business model to be in. Last but not the least, diagnostics. Again,
85% of India's diagnostic is unorganized. 85% of India's diagnostic industry is unorganized. 15% organized है. Now the diagnostic entire industry itself is growing at 10%. And the organized sector is obviously gaining market share. So they are growing 12, 13, 14%, 15% depending on which company you pick. अभी अगर किसी कंपनी का टॉप लाइन 12 से 15% ग्रो करता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण बॉटम लाइन 18, 20, 25% ग्रो करता है, राइट? एंड दैट इज जस्ट अ सिंपल रीजन व्हाई यू शुड ओन डायग्नोस्टिक्स फॉर द नेक्स्ट 10-15 इयर्स. वो ग्रो करता रहेगा. एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको. डायग्नोस्टिक्स में इंडिया में एक स्टैंडर्ड है, NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेटरीज. NABL का स्टैंप इज एसेंशियली अ स्टैंप दैट द डायग्नोस्टिक की जो मशीनरी है, जो प्रोसेसेस है, जो SOPs हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से fit and proper hai, hence the results are accurate. Do you know that only 2% of the total samples processed in India are processed in NABL accredited labs? Only 2%. 98% of the samples that are processed in India are processed at non-NABL labs. And ये जो 15% इंडस्ट्री हम बोल रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, इस 15% ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का भी एक फ्रैक्शन NABL accredited है. तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आज मैं एक NABL accredited organized प्लेयर में पैसा लगा रहा हूं, the runway for growth that I am seeing in this player, it's phenomenal. I am comparing 2 to 100. I am not comparing 15 to 100. तो ये जो ग्रोथ आ सकती है इस इंडस्ट्री में अगले 10, 15, 20 साल में, is going to be phenomenal. And just like branded generics, हॉस्पिटल हो चाहे डायग्नोस्टिक हो, ये भी ब्रांडेड बिजनेसेस हैं. आप अगर एक बार अपोलो में एडमिट हो गए, बीमार थे आप और आप जिंदा वापस आ गए, अगली बार खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है, आप वापस अपोलो ही जाएंगे. आप एक बार SRL चले गए, अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लिया, अब वहां पे आपका डेटा सेव्ड है, आपके पास उसका ऐप आ गया. अब आप हर बार उस ऐप पे जाके SRL से ही ऑर्डर करेंगे क्योंकि आपका पास का डेटा उनके पास है, पेशेंट डेटा, प्रिस्क्रिप्शन सब है उनके पास. आपको वापस से अपलोड नहीं करना ये सब चीजें, राइट? तो ये पांचों बकेट में हम हेल्थ केयर को देखते हैं. ये पांचों बकेट ही आप देखेंगे तो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है. बट एक बकेट स्पेसिफिकली जो अनब्रांडेड बकेट है, वहां प्राइसिंग का चैलेंज है, कमोडिटीज नेचर ऑफ बिजनेस है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं. बट बाकी चारों बकेट्स में अपने अपने रीजन से हम हाईली इन्वेस्टेड हैं एंड हमें लगता है इनमें रनवे फॉर ग्रोथ इज गोइंग टू बी सुपर. Aditya sir, I must say, I have been in the stock markets for 25 years. I have been tracking pharma space also, but not the way you have taught me. इस पूरे 10 मिनट में I could clearly understand that pharma space काम कैसे करती है. Thank you so much for your such valuable insight into this pharma space. And I'm sure जो हमारे viewers होंगे, जो आपको देख रहे होंगे, जो सुनेंगे आपको, वो जरूर इस स्पेस को इवेलुएट करने में सक्षम हो जाएंगे. एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ सर आपसे. इस मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन इन द म्यूचुअल फंड, मनी गेटिंग इन द म्यूचुअल फंड इज ह्यूज. SIP जो है वो रेगुलर हो रही है, पैसा मार्केट में आ रहा है और ये थमता नहीं दिखता. और FIIs हमारा यहाँ आए और निकल जाए पता नहीं चलता आजकल, बिकॉज वो कितने भी अमाउंट से खरीदे तो हमारे डोमेस्टिक फंड्स आर देयर टू रियली सपोर्ट द मार्केट्स. डू यू थिंक दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर, it's here to stay actually, because the new gen investors they understand the markets. हमें नहीं मालूम होता था हमारे टाइम पे कि ये मार्केट भी कोई चीज है, लेकिन आज की जनरेशन आप देखिए तो they are much into the markets. So true. नहीं, so as I said earlier also, मेरे हिसाब से गीतू ये जो रीजन है मार्केट्स में लिक्विडिटी आने का, वो रीजन शायद कहीं एक हद तक बैंक्स का रेगुलेटरी आर्बिट्राज है. उन्होंने आपके लोन के रेट्स बढ़ा दिए और डिपॉजिट के रेट्स बढ़ाए नहीं. नाउ एज अ इंडिविजुअल आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा बैंक्स ने. अब आप 7% में FD करके नेट 5% रिटर्न कमा के क्या करोगे? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी 7-8%, राइट? एंड इक्विटी मार्केट्स ने पास्ट ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो वो एक रिसेंसी बायस जो बोलते हैं वो भी है इन्वेस्टर्स में. तो ये तो अब दो ही तरीके से चेंज हो सकता है टू माई माइंड. एक तरीका ये हो सकता है कि बैंक्स डिपॉजिट रेट्स इस हद तक हाइक कर दें कि वो इक्विटी से compete कर पाए पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में. रिमेंबर बैंक के FD में मार्जिनल टैक्स रेट लगता है और इक्विटी का टैक्स रेट लोअर है, राइट? एक ऑप्शन वो है जो कि करेंगे अगर, तो बैंक्स के स्टॉक्स की थोड़ी हालत खराब होने वाली है, बिकॉज देन बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा. आजकल तो वैसे ही खराब है सर. इसीलिए खराब है बिकॉज वो फंस गए. अब डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा तो लोन नहीं बढ़ेगा, और डिपॉजिट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा, तो लोन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ेगा. तो या तो निम कंप्रेस कर लो या कम ग्रोथ में रहो. देखो, कोई भी बिजनेस जहां ग्रोथ और मार्जिन में चूज करना पड़ता है, वैसे आपको दैट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस. वैसे आपको बहुत बिजनेसेस मिलते हैं. देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस जहां आप
प्रॉफिटेबली ग्रो कर पाते हो, यू कैन एक्सपैंड मार्जिन वाइल यू आर ग्रोइंग। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस होते हैं, यही बिजनेसेस होते हैं जिनको हाई मल्टीपल्स मिलते हैं, यही बिजनेसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा डियर होते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ आपको एक को सैक्रिफाइस करके दूसरा नहीं चूज करना है, आप दोनों के साथ जाते हो। ब्रांडेड जेनरिक हो, चाहे एपीआई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डायग्नोस्टिक हो, ये चारों जब ग्रो करते हैं मार्जिन एक्सपैंड होता है, वो सैक्रिफाइस करके ग्रो नहीं करते। दैट इज वाई वी लव अनब्रांडेड बिजनेसेस में आप मार्जिन सैक्रिफाइस करोगे तभी ग्रो करोगे, आप प्राइस काटोगे तभी आपको ऑर्डर अभी आए, इसलिए हमको वो बिजनेस पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू बैंक्स, कमिंग बैक टू दिस इंटायर इशू ऑफ लिक्विडिटी, सो ये तो भाई या तो बैंक्स दिए कर ले, या फिर 2-3 साल ऐसे चले जाएं इन्वेस्टर्स के जहां पे इक्विटीज में उनका ज्यादा पैसा नहीं बने, तो उनको लगे यार कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेंगे तो बहुत पैसा बनेगा, एफडी इज ऑल्सो अ फीजिबल ऑप्शन, लेट अस एक्सरसाइज सम एसेट एलोकेशन, लेट अस मूव सम मनी टू एफडी ऑल्सो, you know, if they try to do that, then again there is some liquidity crunch that you might feel. Or if RBI increases rates, which seems unlikely at this point in time, given that Fed is talking about a rate cut, so most likely RBI will follow their footsteps and even cut rates sooner or later. They will probably follow what the Fed is going to do. तो लिक्विडिटी ड्राई अप होती नहीं दिख रही इन द नियर टर्म। हाँ, ये लॉन्ग टर्म कंसर्न हाईलाइट हो गया है बैंक्स को। एज यू सेड, सम एमडी केम एंड टोल्ड यू कि मार्केट नीड्स टू क्रैश, so I hope it happens, healthy correction, some money moves out of the market so that people can put their money to work, but अगर वो नहीं होता है then it's difficult, liquidity will not drive, but again as I said before also, liquidity does not guarantee stable market, liquidity guarantees depth in the market, right, डेप्थ रहेगा, यानी कि आपको खरीदना है, अगर नीचे के भाव में आपको शेयर्स मिल जाएंगे आप खरीद पाएंगे, आपको ऊंचे के भाव में बेचना है आप बेच पाएंगे, देयर विल ऑलवेज बी अ बायर एंड सेलर स्टैंडिंग अगेंस्ट यू विथ whom you can execute your trade. So liquidity सिर्फ और सिर्फ उतना ही गारंटी करता है, उसके ऊपर आपको अर्निंग ग्रोथ देखनी है। अगर आप देखेंगे Q1 FY25 का निफ्टी 50 का अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 9% है। When you are trading at a PE ratio of 22-23 times with your historical average PE around 18-19 times, so you are trading at a 20% premium to your historical PE, and your historical growth has been 12%, 15%, and currently your growth is around 9%. You need to question कि हमारा PEG जो है, PE by growth, PEG हमारा एक्चुअली 50-60% प्रीमियम पे हो चुका है। तो अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिकवर नहीं करेगी तो चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो एमएफ हो या लोकल इन्वेस्टर हो, सबको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा मार्केट से, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सब जानते हैं स्टॉक प्राइसेस एम्यूलेट अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज, दे डू नॉट एम्यूलेट लिक्विडिटी और व्हाट एफआईआईज आर थिंकिंग। अर्निंग्स विल शेप व्हाट अदर्स आर डूइंग, नॉट द अदर वे। One last question, because it is very interesting. जब भी किसी को म्यूचुअल फंड खरीदना हो सर, इस समय बहुत लोगों के दिमाग में है कि which fund to really opt for in such circumstances where one side we are saying that थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, करेक्शन होगी, और एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऐसे कोई ऐसे फंड सब सुझाइए जो आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे। सो गीतू, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ फंड मैनेजर, ये क्वेश्चन एक वेल्थ मैनेजर के लिए सही होगा। एज बीइंग अ फंड मैनेजर, सारे मेरे कलीग्स हैं इंडस्ट्री के, मैं एक का फंड रिकमेंड करूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, एंड इट इज नॉट अबाउट नहीं, not about fund actually, it's just that which type of, yeah. नहीं, उसमें भी I would reserve my comments, गीतू, I'm sorry. Okay, no worries, no worries. मैं authorized नहीं हूँ, it is not a subject I am authorized to speak on. चलिए ठीक है। और पोर्टफोलियो एलोकेशन में do you think gold is something that one needs to really keep a track on? See, gold, Geetu, in the portfolio always should have a place. The reason for that simply is gold is your hedge against inflation. आप अगर देखेंगे लास्ट के 20 साल से ग्लोबल इकोनॉमीज ने क्या किया है, 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, एवरी टाइम देयर हैज बीन एनी chances of a recession, central banks have printed money. And when central banks print money, they increase money supply, and money supply basically shoos away inflation, shoos away recession, and brings in growth. Now, this phenomenon cannot be never ending, but it has been working for the past 20 years, so we don't know when it will end. It may work for another 20 years. And अगर ये होता रहेगा तो one thing will be given in every economy, that will be inflation, because assets उतने ही हैं और आप नोट्स बढ़ाए जा रहे हो. It's a simple equation. Amount of assets is equal to amount of money supply. Now, if you keep increasing the money supply, the prices of asset will need to go up because amount of assets are not going up. So the price of assets will need to go up to equal to the money supply. Now, to play that equation, rather to hedge your inflation, gold is always the right asset to have in your portfolio.
So gold should always find a place in your asset allocation. Mr. Khemka, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you so much for your time, sir. Thank you, Gitu. It was a pleasure.